कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो है इस क्लास को अंत तक देखना चाहिए क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं शॉर्ट जो है आपके बिल्कुल जिस तरीके के प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं पेपर, उस तरीके से मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। यहाँ पे रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन, मैथ जो है आपके 25 क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ 25 क्वेश्चन और जो है जीके के आपके 20 क्वेश्चन हैं और आपके जो है साइंस के 25 क्वेश्चन। तो ये आपका जो है टोटल 100 प्रश्नों का पेपर होगा, बिल्कुल आपके एग्जाम के जैसा। और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल आने के 100% चांस है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा ताकि डेली ही क्लास आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि क्लास की टाइमिंग क्या है। 8 पीएम पे, शाम को 8 पीएम पे आपको डेली ही क्लास प्रोवाइड होती है। तो बिल्कुल आप लोग जो है क्लास से जुड़ना ना भूले। ठीक है, डेली ही क्लास फ्री में आपको कराया जा रहा है यूट्यूब पे। ऑल सब्जेक्ट अगर यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है तो वो केवल मैं यानी कि रीजनिंग सीखो चैनल। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फ्री में तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पे नए आए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, एक बार आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि हमें जो है बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है मेरे क्लास को देखते हैं और लाइक करते हैं, तो हम फिर से जो है इस तरीके के प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इसके बाद से साइंस के प्रश्न रहेगा, उसके बाद से जीके, उसके बाद से आपका मैथ। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको देखना है, अभी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है ये श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, इसमें जो है आपको अगला पद बताना है कि इस वाक्य के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आपको रीजनिंग के हर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 10 सेकंड का समय। ठीक है, 10 सेकंड का समय है क्योंकि आपको फिर पेपर के जैसा प्रश्न करा रहा हूं तो आपको कुछ जो है टाइम दिया जाएगा ताकि आप जितने प्रश्नों के जो है उत्तर आप खुद से बताएंगे उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा और बिल्कुल आप लोग एग्जाम हॉल में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से A B C D करके आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो पहले का उत्तर ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप बना दिए होंगे, 1 से लिखा है 23, 23 से लिखा है 456, 456 यानी कि अगर आप देखिएगा तो वैल्यू जो है इतना बड़ा हो रहा है कि शायद आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। ठीक है, शायद इसमें आपके लॉजिक जो है किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा। तो देखिए लॉजिकली आप सोचेंगे तो बिल्कुल आप बना नहीं सकते हैं, इसके थोड़े से अलग तरीके से सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, देखिए सारे लॉजिक जब फेल हो जाएं तो इसमें जो है कुछ अलग तरीके के लॉजिक भी सोचना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे आपने देखा कि 2 अक्षर लिखा है, यहाँ पे 3 अक्षर, यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 2 5 अक्षर दिख दिया। ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हुआ क्या है ये अगर हम देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 1 से यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इस यहाँ के बाद से देखिए यहाँ पे 4 5 लिखा है, 3 के बाद क्या होता है 4 5 6, उसके बाद से 6 के बाद से लिखा है 7 8 9 10, 10 के बाद से यहाँ पे क्या होगा 11, फिर 12, 11 के बाद से देखिए यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत आपको मिल जाएगा। और राइट उत्तर देखिएगा आपको बिल्कुल सी में दिखा गया है 11 के बाद 12। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते थे। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल इस तरीके के लॉजिक के प्रश्नों को आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में एक्शन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और जो है एक, एक्टैन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसमें जो है ई का वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग जो है यहाँ पे खाली ना जाने दें। बिल्कुल आप अपना जो है दिमाग यहाँ पे दौड़ाइए, बिल्कुल बना सकते हैं।
थोड़े से आप लोगों को जो है यहाँ पे अपने दिमाग का जो है यूज करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं जो है डेली ही क्लास कराता हूँ और केवल आप देखिएगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपके हाथ में कॉपी और कलम होने चाहिए, तब जाके इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग के जब भी प्रश्न दिया जाए तो आपको सबसे पहले इसको जो है क्या करना है कि कॉपी और कलम जो भी आप लिए हैं वहां पे अगर लिख लेते हैं तो बिल्कुल कभी भी ये गलत नहीं होगा। इसको लिखा क्या गया है, 5 2 7 4 9 1। इसके बाद से यहाँ पे लिखा है OCTANE, ठीक है। इसको क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, 7 9 7 5 लिखा है ना, 7 5 क्या लिखा है, 7 5। उसके बाद से 9 2 1 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉजिकली अब जो है आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो कि आपने देखा यहाँ पे ए लिखा है तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, इसमें ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 तो यहाँ पे दे दिया, यानी कि सी का वैल्यू। तो इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको और कौन से लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, ये यहाँ पे देख लो। देखिए लॉजिक ये होगा इसमें जो है ई का वैल्यू निकालने का कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों में जो है आपको जो नजर आ रहा है उसको जो है यहाँ पे कट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे ओ से यहाँ पे ओ कट गया, सी से जो है सी कट गया, ए से जो है ए कट गया, टी से जो है टी कट गया, और यहाँ पे जो है एन से एन कट गया, ठीक है। अब ऊपर से देखिए यहाँ पे 5 से जो है ये 5 कट गया है, 7 से 7 ये खत्म हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ है ई, और इधर बचा हुआ है कितना, 3 है। तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर आपके सामने मौजूद है। कहिएगा कि आप जो है ई का वैल्यू कितना है, तो 3 है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना हुआ है बिल्कुल ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का जो है पीडीएफ लें, ठीक है, ताकि आप अपना जो है क्लास अच्छे तरीके से करें, तो पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। डेली ही क्लास का पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाता है। फ्री में जो है अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन कीजिए। आपको डेली ही क्लास के पीडीएफ फ्री में मैं देता हूं, और क्लास भी वहां पे जब स्टार्ट होता है तो ज्वाइन मैं करने के लिए आपको शेयर भी करता हूं, ठीक है। तो क्लास डेली ही वहां पे मिल जाएगा आपको, तो ज्वाइन करना है क्लास डेली ही आपको। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। इस पे आप जो है मैसेज कर लीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा पहले, लेकिन आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तब इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हुआ क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। संबंधित संख्या को चुनना है मतलब आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि 29 का संबंध 18 से है, तो 39 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का समय था, वो लमसम आपका हो चुका है। मैंने आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बताया हुआ है। अगर देखिएगा तो पहला लॉजिक क्या होगा कि 29 लिखा है, यहाँ पे 18 पे आना है, माइनस का 11 किया गया है, यहां से माइनस का 11 करेंगे, बिल्कुल हमारा 28 उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल ही लॉजिक आपके यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। जब लॉजिक यहाँ पे काम नहीं किया तो तुरंत ही लॉजिक को हम चेंज करेंगे, और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 29 लिखा है, ठीक है। इसके अंकों में गुणा कर देते हैं तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है 39, तो 3 9 लिखा है, और 3 9 में गुणा करेंगे 9 का 27 से, यानी कि यहाँ पे जो है 27 आ रहा है, और बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहे हैं कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है, करेगा। बताइए कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। आपके पास किस किस का जो है वेन डायग्राम बनाना है, आदमी,
पिता और डॉक्टर। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों का जो है वेन डायग्राम क्या बनेगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं यहाँ पे जो है 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड ही यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि 100 प्रश्नों को हम लोगों को करना है। अभी मैथ भी करना है तो फटाफट से जो है सॉल्व कीजिए प्रश्न को, ज़्यादा समय नहीं लीजिए। प्रश्न ईज़ी है, आप लोग बिल्कुल इस प्रश्न को कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा आदमी, ठीक है? ये हो गया आदमी, और आदमी जो होता है आदमी, उसमें क्या पिता आते हैं कि नहीं? तो देखिए पिता जो होते हैं वो बिल्कुल ही आदमी होते हैं, बिल्कुल आदमी जो है पिता जो होते हैं किसी के भी पिता हैं तो क्या है, आदमी तो है ना। हम लोग क्या है, आदमी है, वो भले ही लेडीज हो या आप रिलेशन में किसी के भाई हो, बहन हो, पिता हो, बुआ हो, कुछ भी हो, पर आप हो तो इंसान ही नो, आदमी हो ना, तो आदमी के अंदर ही आएगा वो। उसके बाद से डॉक्टर, डॉक्टर कौन होता है, आदमी ही होता है। डॉक्टर कोई दूसरा थोड़ी ना होता है, जानवर थोड़ी ना होगा। तो डॉक्टर भी यहाँ पे आदमी होगा, तो आप जो है डॉक्टर, और डॉक्टर कौन होते हैं, डॉक्टर तो पिता ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है आप डॉक्टर बता रहे हैं, तो डॉक्टर कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं और सारे पिता डॉक्टर नहीं होते हैं, ठीक है? तो कुछ पिता ही डॉक्टर होते हैं, तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना था। और बिल्कुल आप इस तरीके के वेन डायग्राम कहाँ पे देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, सी के साथ आपको जाना था। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करना है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकंड का समय, और बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। आपके सामने लिखा हुआ है पहला ऑप्शन स्कूटर वाहन, दूसरा लिखा है त्रिभुज आकृति, उसके बाद से वृक्क और जो है अंग लिखा है, तो फल सेव लिखा है, तो इसमें अलग कौन सा है बताएंगे। बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं याद दिला दूं, केवल वीडियो को देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्त? आप कोशिश कीजिए कि खुद से प्रश्नों को सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वहां पे आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए स्कूटर क्या है, वाहन है, बिल्कुल सही बात बोला गया है कि स्कूटर ये जो है वाहन है। त्रिभुज क्या है, आकृति होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। वृक्क क्या है, ये वृक्क जो है एक प्रकार का क्या है, अंग है। और यहाँ पे फल क्या है, फल क्या है, सेब है। बिल्कुल गलत लिखा है ये भाई साहब, बिल्कुल गलत लिखा है। सेब जो है, सेब क्या है, ये फल है, ठीक है? इस तरीके से लिखना चाहिए, पहले यहाँ पे सेब और ये फल है। देखिएगा ये स्कूटर जो है वाहन है, त्रिभुज आकृति है, तो इस तरीके से ये उल्टा लिखा था, यही अलग है आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मतलब आपको जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है कि कौन सा वर्ड आने वाला है। बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, बिल्कुल 10 सेकंड आपको गंवाना नहीं है, इस प्रश्न के राइट उत्तर में लगा देना है कि राइट उत्तर होने वाला क्या है। बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए समय आपके बीतता हुआ जा रहा है, ठीक है? आपके दो अढ़ाई महीने अब बचे हुए हैं, तो इसमें आपको बेहतर तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है? तो डेली ही क्लास में आइए, सुबह के जो है 10 AM पे आपका क्लास चलता है, और शाम का 8 PM पे 2 क्लास आप रेगुलर करते हैं, तो बिल्कुल ही आप जो है बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हैं अपने एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 18 लिखा है, अब देखेंगे यहाँ पे 3 और 6 में अगर गुणा कर देते हैं तो बिल्कुल 18 होता है। यही काम किया है, 3 और 6 में गुणा करके 18 लिखा है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा है, 3 और 9 लिखा है, ये वाला हिस्सा देखिएगा यहाँ पे, तो 3 और 9 में फिर गुणा कर देते हैं तो 29 27 हो गया। अब लॉजिक जो है आपको आपके सामने मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब इसको गुणा करेंगे, कितना है, 9 और 6, 9 और 6 में गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, यानी कि यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी।
बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। निम्नलिखित घन में कौन सा जो है युग्म विपरीत दिशा में होगा। निम्नलिखित युग्म में घन में कौन सा युग्म जो है विपरीत दिशा में होगा। विपरीत मतलब आपको जो है इसमें इसका विपरीत निकालना है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। विपरीत मैंने जो है आपके पासे से रिलेटेड प्रश्न बताया था, बिल्कुल वही प्रश्न है, थोड़े से आपको अलग तरीके से पूछ दिया गया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप बिल्कुल इसको कर सकते हो, ठीक है। आप जो है 10 सेकंड जो दिया गया है इसका सही इस्तेमाल करें, बिल्कुल आपका सही उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये बड़ी वाली जो है आपको ये वाला हिस्सा आपको पकड़ लेना है, ठीक है। और इसमें जो पहला वाला है इसका तीसरे वाला अपोजिट होगा, यानी 8 का अपोजिट कोई पूछेगा तो बताएंगे 9। यहाँ पे तीसरे का अपोजिट यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, तो तीसरे का अपोजिट चौथा होगा, यानी कि सी का अपोजिट 2 होगा। उसके बाद से बचा हुआ बी है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बी का अपोजिट भी हमने यहाँ पे ए देख लिया। अब यहाँ पे लिख लीजिए बी का अपोजिट ए, सी का अपोजिट 2 और 8 का अपोजिट 9। आपसे देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में 8 का अपोजिट 2 है, 8 का अपोजिट 9 है, बिल्कुल गलत है। बी का अपोजिट 8 है, बी का अपोजिट यहाँ पे ए है, बिल्कुल ये भी गलत। ए का अपोजिट 8 है, बिल्कुल गलत, ए का भी अपोजिट नहीं है। देखिए सी का अपोजिट तो है, देखिए सी का अपोजिट यहाँ पे देखिए हम लोगों ने निकाला है, बिल्कुल राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी वाला ही दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि रिया ने राज्यपाल का जो है परिचय देते हुए कहा, रिया है और एक राज्यपाल है, कह रहा है कि उसकी बहन मेरी माँ की जो है एक एकल बेटी है। राज्यपाल और रिया एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, रिलेशन अच्छे तरीके से आपको मालूम है, तो बिल्कुल आप इसको जो है पढ़ते समय भी कर सकते हो और एक जो है इसको यहाँ पे लिख कर भी कर सकते हो। तो जो भी तरीके आपको मालूम है वो तरीके लगाएं और बिल्कुल ही इसका राइट उत्तर बताएं, ठीक है। जो भी तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करने को सीखे हैं बिल्कुल अपना दिमाग लगाइए। नहीं आता है तो बिल्कुल हम इसको कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का, ताकि आगे आने वाले जब आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो बिल्कुल वहां पे सॉल्व आप करके आइएगा, ठीक है, ये गारंटी है। देखिए रिया है और राजपाल है, यहाँ पे मान लेते हैं ये रिया है, ठीक है। रिया और यहाँ पे एक राजपाल है, राजपाल को आर से लिखता हूँ। कह रहा है कि रिया ने कहा राजपाल के बारे में, ये राजपाल की बात हो रही है, ये रिया बोल रही है। रिया ने राजपाल का परिचय कराते हुए, ये राजपाल के बारे में बात हो रहा है कि इसकी बहन, किसकी, राजपाल की बहन रिया उसकी बहन मेरी माँ की, यानी रिया की माँ होगी यहाँ पे, ये रिया की बात कर रही है कि माँ की एकल बेटी है। एकल बेटी तो रिया की माँ है, तो यानी एकल बेटी यही इसकी बेटी है, एक ही बेटी है, यानी कि रिया अकेली है। तो राजपाल और रिया का एक दूसरे से क्या संबंध है, ये बोल रहा है रिया कि राज्यपाल की माँ, तो यहाँ पे इसकी ये माँ भी है और इसकी ये माँ भी है, दोनों ही माँ है, ठीक है। उसकी माँ उसकी बहन मेरी माँ की जो है इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है रिया की माँ है और ये राजपाल की भी माँ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही आपस में क्या है, भाई और बहन हो जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल आप भाई और बहन बताएंगे यहाँ पे, भाई बहन आपका बिल्कुल राइट उत्तर आ जाएगा। दोनों ही क्या है, भाई और बहन है एक दूसरे के, क्योंकि दोनों की माँ जो है एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय। बिल्कुल मेरे साथ आप इसको कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पहला दिया है ए,
ए के बाद से एफ, ए के बाद से क्या है एफ, तो ए होता है 1 पे, एफ होता है 6 पे, और यहाँ पे के होता है 11 पे, और यहाँ पे पी होता है 16 पे। तो इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर देखिएगा तो यहाँ से 1 से 6 होगा, 5 जोड़ने पर 5 से 11, 5 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 5 16, 16 में फिर 5 जोड़ देना है आपको, 5 5 जोड़ा गया है तो 16 5 21, 21 पे होता है यूब, यू से जो है आपका वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, तो यू जो है आपका राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे भी वाला गलत, यहाँ पे वाई, वाई से टी लिखा है, ये 20 25 पे होता है, ये 20 पे होता है, इसके आगे आएंगे वो 15 पे होता है, ये 10 पे होता है, तो इसमें से फिर माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ से 5 माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा, किसका वैल्यू होता है ई का होता है, ठीक है। और ई किस लेटर में होना चाहिए, बड़ा लेटर में, देखिएगा ये छोटा लेटर में होना चाहिए, पहला वाला अक्षर छोटा लेटर में है, दूसरा वाला किस में है तो बड़ा लेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा लेटर में ई होना चाहिए, बड़ा लेटर में ई है, यहाँ पे एफ है, बिल्कुल गलत। अब लास्ट डी आई, डी होता है कितने पे 4 पे, आई होता है 9 पे, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 कितना होता है 24, 24 पे होगा एक्स। अब एक्स देख लीजिए, आपका बिल्कुल राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। दिए गए समूचे से जो है आपको संबंधित बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपके जो है ये प्रश्न उत्तर आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी है, मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको क्लास में कराया हुआ है। गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर आना चाहिए। होगा क्या है, यहाँ पे थोड़े से लॉजिक आपको लगाना था, जिन्होंने भी अच्छे तरीके से प्रश्न को देखा है। यहाँ पे 5 से 121, 121 से 6 लिखा है, ठीक है, 7 से लिखा है 225, 225 से लिखा है 8 है। लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो लॉजिकली आपको क्या समझ में आएगा कि भाई साहब पहले वाले में चलते हैं, तो 5 लिखा है और 6 लिखा है, ठीक है, 6 5 को जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, और 11 का वर्ग कर देंगे 121 हो जाएगा, बिल्कुल वही वाला लॉजिक इसमें भी देखिए क्या है, 7 है 8 है, ठीक है, 7 और 8 को जोड़ेंगे 8 7 15, 15 का वर्ग करेंगे 225 आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो बिल्कुल लॉजिक आपके सामने पता चल गया, वही लॉजिक आपको लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और जो है 2 5, 5 का वर्ग 27 थोड़ी ना होता है, यहाँ पे 12 और 7, यहाँ पे 12 और 7 17 का वर्ग 144 थोड़ी ना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 और 2, 7 और 2 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्ग कितना होता है, बिल्कुल 81 होता है। आपका राइट उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो बता रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, किसी एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं ये आपको बताना है। ये लॉजिक बहुत ही कम लोगों को मालूम है, ये प्रश्न बहुत जो है रीगर केस में अगर कभी दे देता है, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें जो है बहुत सारे लड़के जो है फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको नहीं फंसना है, इसलिए मैंने हर एक टाइप के, हर एक एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिस तरीके से, वो सारे प्रश्नों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जामिनर कोई भी प्रश्न देगा तो आपको किसी तरीके के प्रॉब्लम नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है, अगर आपने डेली ही क्लास को किया है तो डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। ये मेरा मानना है कि आप डेली ही क्लास में आइए, बिल्कुल आप बेहतर स्कोर करेंगे। तो देखिए साधारण वर्ष का जब बात आता है, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आपको मालूम है 365 दिन। 365 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप में कितने दिन होते हैं, तो आपको मालूम है 366 दिन, ठीक है। तो ये 366 दिन कब होता है, 4 साल पे, हर एक 4 साल पे लीप वर्ष आता है। तो आपको मालूम है कि ये एक दिन बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब ये 365 दिन प्लस इसमें और कुछ ना कुछ समय बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ता है 6 जो है हावर्स, ये होता है साधारण वर्ष 365 दिन प्लस 6 घंटा आपका, ठीक है। तो 6 घंटा भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो इस 6 घंटा का बदले यहाँ पे दिन में बदलेंगे 6 घंटे को, तो यहाँ पे हो जाएगा 365
0.2422 दिन। तो ये गलती आपको नहीं करनी थी, ठीक है। इसीलिए इस प्रश्न को मैंने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 6 विद्यार्थी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आपको PQPKMTNJ जो भी लिखा गया है, ये सीधे एक पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। के और जो है टी आपके जी के जो है ठीक बगल में बैठे हैं। पी किसी एक सिरे पर बैठा है और एम जो है एम के दाई और चौथे स्थान पर बैठा है। एम के बगल में कौन बैठा है, ये आपको बताना है। तो ये बैठक व्यवस्था का प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्नों से थोड़े से आप भागते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 व्यक्ति बैठाना है आपको, यहीं पे इसमें बैठाना है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब बोल रहा है कि यहाँ पे पहला देखिए उत्तर के पूरब की तरफ मुंह है, तो यही पूरब होता है, ठीक है। ये पूरब दिशा हो गया। के जो है के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं, जी के ठीक बगल में बैठे हैं। अगर जी यहाँ पे है तो यहाँ पे ठीक उसके बगल में कौन होगा, के और टी। यहाँ पे कहीं पर भी बैठ सकते हैं, ये यहाँ पे तय नहीं हुआ है। पी किसी एक सिरे पर बैठा है, पी किसी एक सिरे पर बैठा है, यानी कि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और एम के दाहिना ओर चौथे स्थान पर है, एम के दाहिने तरफ चौथे स्थान पे है। तो एम के दाहिना तरफ, एम अगर यहाँ पे एम रखते हैं तो इसका दाहिना तरफ यानी कि इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एम नहीं रहेगा, ठीक है। तो एम को कहाँ पे बैठाएंगे, एम को कहाँ पे बैठाएंगे, तो अगर यहाँ पे पी बैठता है, ठीक है, तो पी बैठेगा तो एम चौथे स्थान पे होना चाहिए। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे चौथा, यानी कि जो है यहाँ पे एम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों को मिटा देता हूँ। यहाँ पे भाई साहब एम रहेगा, एम यहाँ पे रहेगा और बीच में तीनों को बैठा देता हूँ। कौन कौन है, तो बीच में था आपका जी, बीच में था, और यहाँ पे के ऊपर कर लीजिए या टी को ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको फिर देख लेंगे। अब बोल रहा है कि एम के चौथे स्थान पे है, एन के ठीक बाईं ओर कौन बगल में बैठा है। तो देखिए यहाँ पे तो 4 लोग बैठ गए हैं इधर, अब बचा हुआ एक व्यक्ति कौन बैठा है, PKMT। यन नहीं बैठा है, तो यन ही यहाँ पे बैठेगा, एक जो व्यक्ति खाली है। और इसके बगल में जो है पूछ रहा है बायां तरफ, तो यही एन बैठा हुआ है। आप कहिएगा बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि डी भागे वाई बराबर 29, एच भागे टी बराबर 28 लिखा जाता है, तो पी भागे डी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए डी भागे लिखा है वाई, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आना चाहिए डी का वैल्यू कितना होता है 4, और यहाँ पे वाई का वैल्यू होता है 25। इन दोनों को हम भागे के जगह पे जोड़ देते हैं, तो 25 और 4 29 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लॉजिक आपको पता चल गया कि यहाँ पे भागा के जगह पे जोड़ा गया है, तो हम भी वही काम कर देंगे। पी भागे लिखा हुआ है डी, तो पी का कोड कितना होता है 16, डी का कोड होता है 4, तो 16 4 कितना होता है 20, और 20 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ चुका है, इसका जवाब आपको देना है। कह रहा है कि उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से जो है पूरा की हो जाएगी। तो इस श्रृंखला को आपको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। आपको 10 सेकेंड का समय जो है वो मिल रहा है, ठीक है। कोशिश करेंगे, बिल्कुल सरल प्रश्न है, और बिल्कुल इस तरीके के एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है, तो गलती की तो गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे किसी भी एंगल से। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न होते बहुत ईजी है। इसके 2 तरीके होते हैं, इसके काउंट कर लीजिए और इसके खंड कर दीजिए कि कितने में इसको बांटा जाए। दूसरा तरीका ये होता है, नॉर्मल ही तरीका होता है, जैसे यहाँ पे बी है, बी के बाद क्या लिखा जाएगा, तो देख लीजिए बी के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। बी के बाद यहाँ पे अगर आपने अच्छे तरीके से देखा तो बोलेंगे कि एच भरा जाएगा, इसमें तो किसी तरीके का डाउट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सी, सी के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो सी जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, कहिएगा नहीं दिखाई दे रहा है।
तो आपको यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे एच से पहले क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे एच है, एच के पहले देखिए, एच के पहले क्या लिखा है, यहाँ पे एच के पहले बी लिखा है, तो यहाँ पे बी होगा। बी होगा बिल्कुल, एच से पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी रखेंगे। एच के बाद क्या है, एच के बाद यहाँ पे देख लीजिए, एच के बाद यहाँ पे क्या है, के है, तो के रखेंगे। के के बाद देखिए क्या है, के के बाद यहाँ पे देख लीजिए, के के बाद यहाँ पे लिखना है तो पी है, तो पी लिखेंगे। अब बिल्कुल ही आपने क्या भरा, एच बी के, के बाद से आपका क्या है, पी। अब यही आपका राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है। अब मिला लीजिए, यहाँ पे एच बी के पी आपके राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप कभी भी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित आकृति में कितने जो है त्रिभुजों की संख्या है, ये आपसे पूछा गया है। त्रिभुजों की संख्या तो काउंट करना बहुत ही सरल होता है, आपको मैंने बताया भी है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कौन सा, कि ये आपको पकड़ लेना है, ये आपका एक जो है आयत कह लीजिए, इसमें जो लकीर है इसको आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। एक, ये दो, ये तीन और ये चार, नॉर्मल चार हुआ है, इसमें चार जो है नॉर्मल आपके त्रिभुज बना है, तो इसका दो गुना करते हैं, तो चार दूना कितना हो जाएगा, आठ है। आठ के बाद से आपको लॉजिकली यहाँ पे अब देखना है, आठ के बाद से ये देखिए ये लकीर हो जाएगा, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब दो ठो और मिल गया, और एक लकीर यहाँ पे खींचा हुआ है, तो एक दो यानी कि दो ठो और यहाँ पे मिल गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये हो गए कितने आपके, ये हो जाएगा आपके आठ दो दस, दो बारह, बारह हो गया, बारह हो गया। बारह के बाद से आपके और भी त्रिभुज बन रहा है, कहिएगा बिल्कुल बन रहा है, ये वाला आपने काउंट नहीं किया था, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक ठो और। क्या इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, इसके अलावा कोई और त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका बिल्कुल जो है यहाँ पे 12 के बाद 13 ही त्रिभुज होंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है, उसी प्रकार चौथा अक्षर का जो है संबंध तीसरे अक्षर से आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप देखिए यहाँ पे क्यूब का लिखा है एक्स, क्यूब कितने पे होता है, 17 पे, एक्स कितने पे होता है, 24 पे, कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ से आपके 4 और 3 7 जोड़ा गया है, ठीक है। आई होता है 9 पे, और यहाँ पे पी होता है 16 पे, यहाँ पे भी कितना जोड़ा है, 7, तो आपको भी 7 जोड़ना है, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे। ए होता है 1 पे, 7 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, 8 पे आता है एच। एल होता है 12 पे, 12 में भी 7 जोड़िए, 12 7 कितना होता है, 21, 21 पे कौन सा अक्षर आएगा आपका, यहाँ पे एल होता है 12, 12 और 7, 12 7 कितना होता है, 19, 19 पे कौन सा अक्षर आता है, एस, ठीक है, 19 हो जाएगा। एम होता है 13 पे, 13 में फिर 7 जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा, 20 पे हो जाएगा टी। एच आपके उत्तर क्या बना, एच एस टी, एच एस टी, एच एस टी आपने बिल्कुल राइट उत्तर बताया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में लेड को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और जो है बैन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में हीट को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए LED, ठीक है। एल का कोड कितना होता है, 12 पे, ई का कोड कितना होता है, 5 पे, डी का कोड कितना होता है, 4 पे। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, ये देख लीजिए, 15 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है। तो हमने देखा कि यहाँ से 12 से 15 लिखा प्लस 3 करके, 5 से 8 लिखा प्लस 3 कर दिया है, 4 से 7 लिखा है, यहाँ पे भी प्लस का 3 किया हुआ है, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे क्या हमको बताना है, यहाँ पे आ जाइए, HIT लिखा हुआ है, ठीक है। HIT का जो है वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, H का कोड कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 8 में 3 जोड़ दीजिएगा, 8 3 कितना हो जाएगा आपका, 11 वैल्यू यहाँ पे मिलेगा।
आई होता है 9 पे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 11 12 से स्टार्ट होना चाहिए, 11 12 से स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल ही 11 12 से आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उत्तर। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है बताने की कोशिश करेंगे कि निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति, नीचे दी गई आकृति स्वरूप को जो है पूरा करेगी। अब जो है देखिएगा आकृति से प्रश्न रिलेटेड है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में 2-3 प्रश्न आकृति वाले दिए जाएंगे। ठीक है, तो आकृति के डेली ही प्रश्नों को मैं कराता हूं और बहुत ही सिंपल होते हैं ये प्रश्न। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसके लॉजिकली अगर आप सोचिएगा तो बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, आप थोड़े से लॉजिक को पकड़ेंगे तो बना देंगे। यहाँ से हुआ क्या है कि आप एक लकीर लाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले बीच वाला देख लेते हैं। ये जो है देखिए यहाँ से हुआ क्या है, इसको खींच लीजिएगा, एक जो है ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक और लकीर खींचिए, 2 लकीर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी लकीर खींचा हुआ है भाई साहब, ये देखिए लकीर, ये पूरा मिला दिया, बिल्कुल गलत। ये लकीर कहाँ पे खींचा है, बिल्कुल गलत। अब देखेंगे यहाँ पे एक लकीर आएगा, इधर मिलेगा, और मिलेगा तो आपको किस तरीके से मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे क्या बनाना है, एक अर्धवृत्त यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे मिला देना है। अब अर्धवृत्त देखिए ये उल्टा ही बना दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, आपके ऑप्शन नंबर सी। सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कथन पे आ जाइए, कह रहा है कि कुछ गुलाब जो है लाल है। अच्छा जी, सभी गुलाब फूल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है इसके निष्कर्ष क्या कह रहे हैं ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से बनाते हैं। कह रहा है कुछ गुलाब लाल हैं, यहाँ पे हो गया गुलाब, और गुलाब का कुछ हिस्सा क्या है, लाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लाल। अब जो है बात इसके आगे कह रहा है कि सभी गुलाब फूल हैं, जितने भी गुलाब हैं ये सब के सब किसके अंदर है, फूल के अंदर है। ठीक है, ये बात बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली और बिल्कुल इसको समझ लिया। अब इसके आगे जो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी फूल लाल हैं, जितने भी फूल हैं वो लाल हैं, जितने भी फूल हैं वो बिल्कुल लाल नहीं है। देखिए लाल का कुछ हिस्सा ही आपको यहाँ पे फूल के अंदर आ रहा है, तो सारे लाल कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। कुछ फूल लाल हैं, देखिए फूल का कुछ हिस्सा लाल है, बिल्कुल ही यहाँ पे बात सही कह रहा है। यहाँ पे लाल वाला हिस्सा कुछ फूल के अंदर आ रहा है, दूसरा अल्लाह बिल्कुल सही है। तीसरे पे आज ये कह रहा है कि कुछ गुलाब पीले हैं, गुलाब का कुछ हिस्सा पीला है, गुलाब का कुछ हिस्सा पीला है, तो पीले का तो यहाँ पे बात ही नहीं किया गया है, इसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं, ये भी गलत है जाएगा। पीला का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो केवल आपका कौन सा सही हो रहा है, दूसरा नंबर। अनुसरण कौन कर रहा है, केवल आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कथन कि जो है पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। पेड़ की बात कर रहा है कि जो नए पत्ते होते हैं उसके स्थान पे पेड़ पे नए पत्तों के, पुराने पत्तों की जगह पे नए पेड़ आते हैं। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, पुराने पत्तों के बिना, पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पुराने पत्ते रहेंगे तो नए पत्ते आएंगे, ऐसा कहीं पे बात ये थोड़ी ना होता है पेड़ पे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पुराने पत्ते बेकार होते हैं। क्यों पुराने पत्ते पत्ते कैसे बेकार होते हैं, ये कहाँ पे बताया गया है कि पुराने जो पत्ते होते हैं पेड़ पे वो बेकार होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल ही गलत है भाई साहब, कहीं पे नहीं लिखा गया है, कहीं पे नहीं बताया जाएगा, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी। निष्कर्ष ऑन और दो दोनों ही पालन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साइंस का। साइंस के प्रश्न आप लोगों के मिलेंगे 25 ठो, बिल्कुल आपके हूबहू एग्जाम हॉल में इसी तरीके के प्रश्न फंसने वाले हैं, तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कोशिश करना है कि जो ये 25 ठो प्रश्न है इसमें आप 15 प्लस क्वेश्चनों को सही करें। ठीक है, टारगेट आपको यहाँ पे दिया गया है, इतने ही प्रश्न आपको अगर सही कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे तैयारी बहुत जबरदस्त मानी जाएगी। कह रहा है कि एक
कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जो एक परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, कठोर परिश्रमी व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनके लिए कितना ऊर्जा जो है आवश्यकता होता है 1 दिन का? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? 4000 कैलोरी, ठीक है? ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाएँगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है रेडियोधर्मिता का जो है एसआई मात्रक क्या होगा? तो आपके राइट उत्तर बनेगा क्यूरी। क्यूरी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो फोटान जो होता है वो किसकी मूलभूत इकाई होती है? तो कहिएगा प्रकाश का, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि नदी में तैरता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो वह जो है क्या होता है? बताइएगा कि नदी में तैरता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो यह जो है आपको बताना है किस तरीके से कार्य करता है। तो आपके उत्तर जो बनेगा ये क्या बनेगा? थोड़ा सा जो है ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा जहाज क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ उठ जाएगा। बिल्कुल आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी तार के रंग से पता चलता है उसके किसी तार के रंग से पता चलता है, क्या पता चलता है तार के रंग से? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है यहाँ पे? आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा तापमान का जो है पता चलता है, ठीक है? तापमान का पता चलता है उसके कलर से। कलर से क्या पता चलता है? तार का तापमान। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दूध का जो है सफेद रंग किसके कारण होता है? तो आप कहिएगा कि केसिन के कारण जो दूध होता है, केसिन दूध में क्या मौजूद होता है? केसिन, जिसके कारण दूध जो है क्या होता है? व्हाइट होता है, ठीक है? एक बार बताइएगा कि लाल जो है खून किसके कारण होता है? जो हम लोगों का ब्लड है वो लाल दिखाई देता है, क्यों? कमेंट बॉक्स में बताना है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा जो है बदला जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? पेप्सिन एक प्रकार का जो है क्या है? बताने की कोशिश करेंगे। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? तो पेप्सिन जो है ये एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। बिल्कुल ही आप 80 ऑप्शन को लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है? हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। 34 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? 34 नंबर प्रश्न में बताइए हृदय का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा हृदय के अध्ययन को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? गेहूं जो होता है उसमें हम लोग कौन से भाग को खाते हैं? गेहूं जो होता है उसमें खाने वाला भाग जो होता है उसको आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। तो गेहूं में खाने वाला भाग को बोलते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को जो है हम लोग खाते हैं गेहूं में। तो गेहूं का जो हिस्सा एक होता है भ्रूणपोष, उसी को हम लोग खाते हैं। तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न में से कौन जो है सामान्य ताप पर द्रव है? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि 36 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो सामान्य ताप पर द्रव कौन होता है? तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा पारा। पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में ही ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में जो है प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु
अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, बताने की कोशिश करेंगे कि 37 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो ये जो है जर्मेनियम होता है आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो बी को जो है आपको राइट करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। किन तत्वों के द्वारा जो है आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे SR एवं जो है BA के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए सेल में जो है 80% से अधिक क्या रहता है, तो आप कहिएगा सेल में जो है 80% से अधिक जल रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की जो त्वचा होती है, ठीक है, चमड़ा, वो सबसे मोटा जो है कहाँ पे होता है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा कि तलवे पर जो है यहाँ पे सबसे मोटी जो है आपकी क्या होती है, त्वचा होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। गलत या सही कुछ भी उत्तर दीजिए, ठीक है, तो ही आप कर सकते हो। यथा आप सोचिएगा कि हमेशा हम सही बताएंगे, तो बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई आए और सारे प्रश्नों का उत्तर सही दे दे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही वो जो है सारे प्रश्नों का सही उत्तर देगा। पहले गलत होगा तो ही जाके सही होता है। कह रहा है कि शहद का जो है प्रमुख घटक है। शहद प्रमुख घटक है। किसका जो है शहद प्रमुख घटक होता है। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, ये होता है फ्रुक्टोज का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि दांतों में खून का जो है गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। क्या बताना है कि दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये जो है विटामिन जो होता है आपका विटामिन सी के कारण जो है आपके अगर जो है दांत से खून निकल रहे हैं, तो ये आप में विटामिन जो है सी की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्यों के मेरुदंड दंड में कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है। मनुष्यों के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, तो कहिएगा 31 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 45 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो ये जो है आपका राइट उत्तर होगा इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो क्लोरोफिल में आपको याद रखना है हमेशा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जानते हैं। तो आपका राइट उत्तर बनेगा फ्रीऑन के नाम से। ठीक है, फ्रीऑन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियो सक्रियता किस परिघटना की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हेनरी बैकेरेल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका जो है उत्सर्जन है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर आएगा अल्फा बीटा गामा किरणों का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जो है मीथेन। बिल्कुल आपके सी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे जो है हम देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके जीके के, क्योंकि आपके साइंस के जो है 25 ठो प्रश्न आपके बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं।
अब जो है यहाँ पे आपके जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और कोशिश करना है कि आप जीके के जो है 20 प्रश्न में से कम 10 प्लस क्वेश्चन को सही करें। तो टारगेट आपको याद रखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर भी देते चलना है। भारत में सबसे अधिक जो है मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो बिल्कुल आपको बताना है कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग बदलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर आना चाहिए कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध जो है आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल आपको बताना है कि भारत में जो है सबसे लंबा बांध आपका कौन सा है? भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं बताने की कोशिश करेंगे कि 23 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कहिएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य का सिद्धांत जो है हम लोगों ने किस देश से लिया है ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 25 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। तो रूस जो है, रूस देश से हम लोगों ने लिया है मूल कर्तव्य का जो है सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो आपके जो उत्तर बनेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे? तो कहिएगा लोथल में। ठीक है, लोथल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि सिकंदर की मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी। तो आपके उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? बिल्कुल आपके उत्तर कहाँ पे बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि बेबीलोन में। बेबीलोन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे बताइएगा। तो ये जो है आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक जो है, अशोक राजा, वो किस शहर की स्थापना किया था? तो अशोक जो था आप लोगों को याद रखना है श्रीनगर जो है आप लोगों का, उसी का जो है स्थापना किसने किया है? तो यहाँ पे अशोक ने। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा किन्हें जाना जाता है बताने की कोशिश करेंगे। तो आधुनिक युग की मीरा जो है आपको याद रखना है कि महादेवी वर्मा को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको याद रखना है कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो है पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाले पैमाने को हम लोग क्या बोलते हैं बताने की कोशिश करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाले को बैरोमीटर कहा जाता है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न कह रहा है पादप रोगों का जो है सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? कौन सा है? पादप रोगों का जो है सबसे उत्तरदायी कारण जो है कौन सा है? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है फफूंदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात किस देश में जो है ये आपको तो यहाँ पे जो है जलप्राप्त प्रपात जो है किस देश में स्थित है सबसे ऊंचा? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? ये जो है आपके वेनेजुला में है, वेनेजुएला में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है
कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको याद रखना है कि ये मनाया जाता है जो है फरवरी 28 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन में जो है उपस्थित ऊर्जा को हम लोग किससे मापते हैं? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि कैलोरी में नापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये आया था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कब हुई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी हम लोग बोलते हैं? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है, मतलब मापा जाता है? सोने की शुद्धता हम लोग किसमें नापते हैं? तो बिल्कुल कहिएगा कि कैरेट में नापते हैं शुद्ध सोने की। ठीक है, माप कैरेट में होती है। तो इस तरीके से आपके 20 ठो जो है जीके के प्रश्न बिल्कुल समाप्त होता हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका स्टार्ट हो चुका है मैथ। तो बिल्कुल आपके मैथ के प्रश्नों को सॉल्यूशन यहाँ पे बताते रहना है। पहला मैथ का प्रश्न कह रहा है ए अनुपात बी। मैंने इस तरीके का प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ए बी अनुपात में कर लीजिएगा, और यहाँ पे 2:3 लिख लीजिएगा। उसके बाद से बोल रहा है बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी यहाँ पे लिखिए। और यहाँ पे कह रहा है 4:5, तो इसके नीचे जस्ट लिखिएगा 4:5। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है सी अनुपात डी, ये कितना है 6:7, तो सी के नीचे 6 और जो है डी के नीचे आपके 7 हो जाएगा। अब जो है इसको करना क्या होता है आप समझ लीजिए, इसके आगे यहाँ पे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे खाली है 3, इसके आगे भी आपका 3 होगा। इसके आगे खाली है तो आपको बढ़ाना है, यहाँ पे कौन सा अक्षर है, वही अक्षर यहाँ पे आएगा 5, और इधर आपका जो खाली है वो 4 हो जाएगा। इधर हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल जो अंक है उसको उसके साइड में खाली है तो बढ़ा लेना है। अब जो है पूछा क्या गया है वो देखिए, ए अनुपात डी का पूछा गया है, तो हमें बी वाला और सी वाला से किसी भी तरीके का लेन देन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों को इसको छूना भी नहीं है। अब देखिए ए के नीचे ए और सी के नीचे सी को सॉल्व कर दिए, इसको क्या करते हैं गुणा, 4 दूना 8, 8 छके 48 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात में देखिए 3 5 15, 15 7 105 हो जाएगा। अब आपके ए अनुपात डी जो है, ए अनुपात डी जो बन रहा है वो हो रहा है 48 अनुपात आपका जो है 105। ये किस अंक से कट रहा है, 3 के पहाड़े में 16 3 48, 3 के पहाड़े में 3 3 9, 3 5 15, यानी कि 16:35 आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि 36 और जो है 63 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 36 और 63 का जो है एचसीएफ आपको बताना है। तो बिल्कुल आप लोग इसको सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का, तो जो भी तरीके आपके मालूम है बिल्कुल उससे कर लीजिए। देखिए एक तरीका होता है भाग विधि से, तो यहाँ पे देखिए दो जो छोटा होता है उसको बड़े वाले में भाग देते हैं, तो 36 से कम में 36 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कर लीजिएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2 27, और यहाँ पे हो जाएगा 36। ये वाला जो वैल्यू है अब उठ के जो है यहाँ पे भागा में हो जाएगा। अब जो है इसमें भाग देंगे तो 27 एक कम में 27, यहाँ पे घटेगा 9। अब जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। अब जो है जिससे पूरा पूरा भाग लगता है, पूरा पूरा जो वैल्यू कटता है, यहाँ पे शेष जब 0 हो जाता है तो वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। आपका 9 जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लॉजिक से आपको एचसीएफ आता है ढंग, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 2 3 3 4 6 7 का जो है माध्य ज्ञात कीजिए। अब जो है माध्य आप लोगों ने बिल्कुल ही पढ़ा होगा कि माध्य बराबर होता क्या है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। माध्य बराबर क्या आपने पढ़ा है, माध्य बराबर होता है राशियों का योग। तो राशि आपके पास है 2
3 और फिर 4 फिर 6 फिर 7। तो राशियों का योग हुआ बट्टा राशियों की संख्या कितना है तो आपके 6 है। बिल्कुल बना लीजिए 3 3 6 2 8 8 4 12 12 8 12 6 18 18 7 कितना होता है 25/6। 25/6 करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, आपका एक बचेगा, 6 का में 6 बचेगा 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 चौका 36, 6 चौका 36 यानी कि 6 हो रहा है। यानी कि जो है 1 पॉइंट इसको 16 लिखा है, ठीक है। तो 16 यानी कि जो है यहाँ पे तो 70 बिल्कुल गलत, 13 इससे कम है बिल्कुल गलत, 15 इससे कम है बिल्कुल गलत, यानी कि लमसम हो जाएगा 4.7 जो है आपका राइट, 17 जो है राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि किसी कक्षा में लड़कों का जो है औसत यहाँ पे दिया गया है, ठीक है 52 है, और लड़कियों का जो है औसत यहाँ पे 42 है। तो लड़कों और लड़कियों के संयुक्त औसत जो है यहाँ पे 50 है। तो लड़कों में लड़कियों का जो है प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए बॉयज, ठीक है, बॉयज कितने हैं आपके 52%, और यहाँ पे लिख लीजिए गर्ल्स, गर्ल कितने हैं 42%, ठीक है। दोनों का परसेंटेज दिया गया है और दोनों को मिला के, ये तो अलग अलग हैं और दोनों को मिलाएंगे हम लोग तो ये परसेंटेज बन रहा है 50। तो यहाँ से इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से इसको घटा लीजिएगा हो जाएगा 2। इसका अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ से कट जाएगा 2 के पहाड़े में ये हो जाएगा, यानी कि बॉयज अनुपात गर्ल कितनी हो जाएंगी, बॉयज हो जाएंगे 4 और अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे बॉयज हैं 4 तो लड़कियां हैं 1, बोल रहा है प्रतिशत लिख के लिए बॉयज का प्रतिशत निकालना है, किसका, कार्य कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो लड़के हैं 4, कितने लड़कों में, तो देखिए 4 लड़का और 1 लड़की, कितने टोटल हो जाएंगे 5, 5 में से 4 लड़का है, परसेंटेज निकालिए, यहाँ से कट जाएगा 20 25 100, तो 4 में 20 से गुणा करेंगे 20 चौका 80% यहाँ पे लड़के हैं, ठीक है। लड़कों का परसेंटेज इसमें कितना हो जाएगा 80, बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 5 3 6 9 11 19 और 1 की माध्यिका जो है आपको ज्ञात करनी है। तो माध्यिका जो है बिल्कुल आपको निकालना आसान होता है, इसको क्या करते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं, क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम जो है आपको याद रखना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, सबसे छोटा पहले लिखेंगे तो ही आपको बढ़ते क्रम मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद आपका 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 19। देखिए बढ़ता हुआ क्रम आपको लग रहा है कि नहीं, 1 से 3 हुआ, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, इस तरीके से बढ़ रहा है, बिल्कुल आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 3 वर्ड हो जाएगा और 3 वर्ड यहाँ से खत्म, ठीक है। 3 वर्ड जो है दोनों तरफ से हम वैल्यू निकाल दिए, बीच में जो बचा हुआ है माध्यिका मतलब जो बीच में लिखा हुआ है, तो बीच में क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 जो है इसका माध्यिका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है इतना मीटर लंबी और इतना मीटर जो है लंबी है, दो रेलगाड़ियां हैं सॉरी, एक जो है 127 मीटर है और एक जो है 98 मीटर है। तो दोनों को जो है जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगा, दूरी जो है यहाँ से निकल जाएगा, टोटल दूरी जो दोनों ट्रेन है दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल दूरी हो जाएगा 8 और 7, 15 के 5 हो जाएगा 9, 12 9 कितना होता है 21 और 1 22 हो जाएगा, 225 हो गया। टोटल दूरी जो है 225 कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 135 किलोमीटर और इतना एक की चाल से विपरीत दिशाओं में। तो देखिए जब भी विपरीत चलेगा, एक ट्रेन इधर से चल रहा है एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा जुड़ जाएगा। तो एक 35 के स्पीड से है और एक 55 से है, तो दोनों का स्पीड मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किमी में है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में लाएंगे, तो ये होता है आपका कितना 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 पचे 90, यानी कि 5 पचे 25 किलोमीटर पर सेकंड में होगा। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना दिया है देखिए, दूरी हमने निकाला है 225 और आपका चाल कितना है, चाल स्पीड देखिए 25 है, तो 25 के पहाड़े में 225 कितने मर्त में आता है 9 मर्त में, तो बिल्कुल ही आपका 9 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी इस प्रश्न का वही बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आशा करता हूं कि आज के जितने भी मैंने प्रश्न को आपको बताया है बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से क्लास समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास बेहतर तरीके से आपको समझ में आया है तो आप कृपया करके जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।